हेलो गाइज। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया जीपैट 2024 में जो क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी से पुटअप हुए थे, और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ जीपैट 2023 से जो जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग। तो ऑर्फन ड्रग किसे बोलते हैं? वो ड्रग जो कि हम रेयर डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। रेयर डिजीज़ यानी जो कि पॉपुलेशन में रेयरली पाई जाती है। मतलब अगर कोई पॉपुलेशन है 1 करोड़ की, तो उसमें से कुछ 100 या 1000 लोग होंगे मैक्सिमम जिनको ये डिजीज़ होगी। ठीक है। तो क्योंकि गाइज मार्केट साइज़ अगर किसी फार्मा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो मार्केट साइज़ है इन ड्रग्स के लिए, ऑर्फन ड्रग्स के लिए, वो बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है, जिसकी वजह से कोई फार्मा कंपनी नहीं चाहती कि इतने छोटे से मार्केट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि कोई भी ड्रग डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। ओके। सो इसके एवज में WHO फार्मा कंपनी को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, और भी कुछ बेनिफिट्स कई सारे दिए जाते हैं, जिससे फार्मा कंपनी रेयर डिजीज के लिए ऑर्फन ड्रग्स बनाए। ठीक है। हालांकि आपको याद ये रखना है कि ऑर्फन ड्रग्स का जो यूज है, ऑर्फन ड्रग्स हम रेयर डिजीज के लिए यूज करते हैं। जहां ऑर्फन ड्रग्स वर्ड देखो और रेयर डिजीज शब्द देखो, टिक मार दो। ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, व्हाट ए ड्रग विच इज यूजफुल फॉर रेयर डिजीज। When is a new drug application made? सो NDA फाइल किया जाता है या लिखा जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 3। ठीक है, सक्सेसफुली फेज 1, 2, 3 कंप्लीट हो जाते हैं, और अब हम चाहते हैं कि जो हमने ड्रग डेवलप करी है उसको हम मार्केट ले जाएं, और मार्केट ले जाके उसे सेल करें। तो उससे पहले हमें एक रेगुलेटरी बॉडी को एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसको बोलते हैं NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये 2023 में क्वेश्चन पुटअप हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चन आया है। और अगर हम देखें कि इसी सेम कॉन्सेप्ट से और क्या क्वेश्चन बन सकता था, वो पूछ सकते थे कि, या पूछ सकते हैं, व्हेन इज अ INDA मेड। मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन कब लिखा जाता है? तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन लिखा जाता है जस्ट स्टार्टिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल। मतलब प्री क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म होने के बाद और क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले हमें INDA फाइल करना होता है, INDA एप्लीकेशन लिखा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल से और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आए भी हैं प्रीवियसली, वो पूछे जाते हैं कि फेज 1 में हम कितने पेशेंट लेते हैं। ठीक है। फेज 2 में कितने मतलब लोगों, फेज 1 में तो खैर पेशेंट होते नहीं हैं। फेज 1 में कितने मतलब लोगों पे हम ट्रायल करते हैं, फेज 2 में कितने करते हैं, तो ये चीज़ें काउंट पूछा जाता है। ठीक। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन मेड, ये तो हो गया, तो राइट आंसर ये है, व्हेन एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड द बेस पिगमेंट साइटोक्रोम P एंजाइम एब्जॉर्ब लाइट एट। ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हम साइटोक्रोम P से कराते हैं, तो ये जो एब्जॉर्बेंस आता है वो आता है 450 नैनोमीटर पर। ठीक है। साइटोक्रोम P 450 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन आता है अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर साइटोक्रोम P एंजाइम से कराते हैं तो। ठीक। इसका जो यूज है ये रिसर्च में होता है। ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म की स्टडी करनी हो हमें, या फिर लीवर डिजीज़ की स्टडी करनी हो, तो उनकी जो एंजाइम्स होती हैं लीवर की, तो उसमें मतलब हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी साइटोक्रोम P की प्रेजेंस है, तो इसके लिए जो है ये ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस आता है अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को साइटोक्रोम P एंजाइम से एक्सपोज कराते हैं। इन 1798 एडवर्ड जीनर पब्लिश हिज वर्क ऑन। तो देखिए, एडवर्ड जीनर को बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो इससे
शायद क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन है वैक्सीनेशन जो करेक्ट है। देखिए यहाँ से इसी सेम कॉन्सेप्ट से और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है, पूछ सकता है कि एडवर्ड जेनर को किसका फादर बोलते हैं। मतलब ऑप्शन दे देगा फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, या और 2-4 ऑप्शन, तो आपको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी चूज करना है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एडवर्ड जेनर ने किस डिजीज पे वर्क किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स है उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत मतलब सीवियरली फैला हुआ था पॉपुलेशन में, तो इन्होंने एक सक्सेसफुल वैक्सीन उसकी तैयार की थी काउ पॉक्स से लेके, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो डिजीज़ है जो काम किया है एडवर्ड जेनर ने, वो आपका स्मॉल पॉक्स पे किया है। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, और इन्होंने जो अपना काम पब्लिश कराया था, जो अपना वर्क पब्लिश कराया था, वो वैक्सीनेशन में कराया था, ठीक। क्वेश्चन 5, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू मेजर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है क्लियरेंस, सो आंसर रीनल ब्लड फ्लो करेक्ट ही जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड जो एक टेस्ट होता है जो कि हम रीनल ब्लड फ्लो के लिए यूज करते हैं। पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड जो है ये इसकी मतलब ये क्वालिटी होती है कि जब ये किडनी से पास होता है, जो मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब उसका होता है, तो ये फर्स्ट साइकिल में ही 100% एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। 90 to 100% हो जाता है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है किडनी के लिए, ठीक है। तो किडनी से एसोसिएटेड कोई डिजीज़ हो तो उसका भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक। तो पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू मेजर रीनल ब्लड फ्लो। कंजुगेशन ऑफ अ ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए कंजुगेशन ऑफ ड्रग का मतलब होता है फेज 2। अगर कंजुगेशन वर्ड दिख रहा है और पूछे फेज 1 या फेज 2 तो फेज 2। कंजुगेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप फेज 1 के मेटाबोलाइट के साथ अटैच किया जाता है जिससे वो वाटर सॉल्यूबल हो जाए, उसकी जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है वो मोर वाटर सॉल्यूबल हो जाए, जिससे वो ईजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। फेज 2 और फेज 1 इनका मेन काम क्या होता है, टू मेक ड्रग वाटर सॉल्यूबल। क्यों? क्योंकि अगर ड्रग वाटर सॉल्यूबल होगी तो हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्सक्रीशन होता है, इजीली ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो हमें राइट ऑप्शन चूज करना है, ग्लूकुरोनिडेशन, सल्फेट फॉर्मेशन, मिथाइलेशन, ये तीनों कंजुगेशन है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस जो है ये फेज 1 के अंदर आती है ये रिएक्शन, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस इज द राइट आंसर। फोकोमिलिया इज कॉज्ड बाय, देखिए फोकोमिलिया होता है आपका थैलिडोमाइड की वजह से। फार्माकोविजिलेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी का, ठीक है। देखिए थैलिडोमाइड ये एक ड्रग थी जो कि 1950 के टाइम पे 1950 में के आसपास यूज़ करी जाती थी मॉर्निंग सिकनेस के लिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वो इसको मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज़ करती थी, जो वॉमिटिंग वगैरह इस चीज़ के लिए। तो उस टाइम पे जब यूज़ करती थी तो इंस्टेंट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट था नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया कि जब उन लेडीज़ की डिलीवरी हुई और जो न्यू बॉर्न पैदा हुआ, ठीक है, जो बेबी हुआ, उसके जो लिम्ब थे इनमें डिफॉर्मिटीज पाई गई, ठीक है। वो जो बच्चे थे वो ऐसे थे जैसे मछली होती है, ठीक है, जब मेडअप होता है उनके जो ये लिम्ब हैं ये गायब थे, ठीक है। तो फोकोमिलिया जो है होता है आपका थैलिडोमाइड की वजह से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा वगैरह में बहुत पूछा जाता है और ये जीपेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद ए हाई वीडी। ओके, सो देखिए हाई वीडी को समझने से पहले समझते हैं कि वीडी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है कि ब्लड से ऑर्गन में
जो ड्रग का मूवमेंट है इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और कितना वॉल्यूम ड्रग का ब्लड से आपका ऑर्गन में जा चुका है इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किन चीज़ों पे, अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक है, ठीक है, तो वो ईजिली ब्लड से ऑर्गन में जा सकती है, ठीक। अगर किसी ड्रग का हाइड्रोफिलिक नेचर ज़्यादा है तो वो ऑर्गन में नहीं जाएगी, वो जो वाटर प्रेजेंट है प्लाज्मा में उसी से बाइंड रह जाएगी। अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है तो वो प्लाज्मा से बाहर ही नहीं जाएगी, उसे नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है एक्सेसिव बाइंडिंग टू टिश्यू। एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ टिश्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू टिश्यू ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। सिंपली आप ये समझो कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ड्रग का वॉल्यूम है वो ऑर्गन में ज़्यादा है, ठीक है, और प्लाज्मा में कम है, ठीक। तो जो राइट आंसर है वो है एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू टिश्यू। अगर टिश्यू से ड्रग की बाइंडिंग की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा जल्दी मूव कर जाएगा ब्लड से ऑर्गन में, ठीक। तो जो राइट आंसर है वो है एक्सटेंसिव बाइंडिंग टू टिश्यू। एक न्यूमेरिकल जो पूछा गया है वो है 70 kg की वुमेन है एडमिनिस्ट्रेड 1000 mg ऑफ ड्रग एज आई बोलस आफ्टर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग वाज फाउंड टू बी 50 mg पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर अपॉन ड्रग कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1000 mg अपॉन 50 mg पर लीटर, तो ये आ जाएगा 20 लीटर, ओके। सो जो राइट आंसर है वो है 20 लीटर। सो गाइज ये क्वेश्चन थे जो कि जीपैट 2023 में पूछे गए हैं जनरल फार्माकोलॉजी से। सो आप अगर इसका एनालिसिस करें तो डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन पुटअप हुआ है और एक्सक्रीशन से क्वेश्चन पुटअप हुआ है जो पैरामिनो हिप्रिक एसिड वाला था, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन और वीडी से 2024 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीपैट 2022 के क्वेश्चंस।